इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बैटरी के ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लॉस्ट वोल्ट तथा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे हम एक लेड एसिड बैटरी कंसीडर करेंगे। लेड एसिड बैटरी में दो प्लेट्स होते हैं, एक तो बना हुआ होता है लेड डाइऑक्साइड का और दूसरा प्लेट बना हुआ होता है लेड का। और इसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है, ये सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। इसे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फंडामेंटली कहे तो केमिकल रिएक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है, बैटरी भी वही एनर्जी रिलीज करता है। इस वीडियो में हम कुछ रिएक्शंस भी देख लेंगे और हम यह पता करेंगे कि दोनों टर्मिनल में, एक बैटरी के दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने के लिए जो चार्जेस का डिफरेंस चाहिए होता है, वो चार्ज कैसे एक्यूमुलेट करता है। तो चलिए वही देख लेते हैं। हमें पता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो उस एक्वस सॉल्यूशन में ये H2SO4 ये स्प्लिट कर जाता है दो हाइड्रोजन आयन में और एक सल्फेट आयन में। हाइड्रोजन एटम्स ये रिएक्ट करता है लेड डाइऑक्साइड के साथ। कैसे? सबसे पहले ये दो हाइड्रोजन आयंस ये पहुंचते हैं लेड डाइऑक्साइड के प्लेट तक और पहुंचने के बाद ये अपने जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस रिलीज कर देते हैं इस प्लेट में और वो चार्जेस रिलीज करते साथ ये चार्ज आ जाता है लेड डाइऑक्साइड प्लेट में और ये बन जाता है नेसेंट हाइड्रोजन एटम। और ये नेसेंट हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट कर लेता है लेड डाइऑक्साइड के साथ। सो इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं। सो नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन लेड डाइऑक्साइड के साथ। सो PbO2 लेड डाइऑक्साइड ये दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है लेड ऑक्साइड। मैं यहां आपको बता दूं ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये आगे भी रिएक्ट करेगा और साथ ही साथ ये बनाता है H2O अर्थात पानी। अब ये लेड ऑक्साइड ये PbO ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और ये बनाता है लेड सल्फेट और साथ ही साथ पानी। तो इस रिएक्शन को अगर हम पूरा लिखते हैं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये रिएक्शन है लेड डाइऑक्साइड के साथ दो नेसेंट हाइड्रोजन साथ ही साथ H2SO4। इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट है लेड सल्फेट और दो H2O अर्थात वाटर मॉलिक्यूल। अब दूसरे तरफ देखते हैं, ये जो सल्फेट है, सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन ये पहुंचता है इस प्लेट में, लेड प्लेट में, और लेड प्लेट में पहुंचने के बाद ये सबसे पहले करता ये है कि ये अपने नेगेटिव चार्जेस को अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देता है इस लेड प्लेट में और ये बन जाता है रेडिकल सल्फेट। चूंकि रेडिकल सल्फेट ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट करता है लेड प्लेट के साथ, तो लेड के साथ रिएक्ट करके ये लेड सल्फेट बनाता है। इस पूरे प्रोसेस में देखें, इस पूरे केमिकल रिएक्शन के बाद इन दोनों प्लेट्स में देखें, लेड डाइऑक्साइड के प्लेट में दो पॉजिटिव चार्ज आ गए और सल्फेट आयन लेड के साथ रिएक्ट करने से पहले इसने इस प्लेट में एक्यूमुलेट करवाया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इस लेड डाइऑक्साइड प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस आते रहते हैं और इस लेड प्लेट में नेगेटिव चार्जेस आते रहते हैं।
इसके कारण इन दोनों प्लेट्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लेड डाइऑक्साइड का ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जाता है और लेड प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जाता है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इस प्लेट का कुछ इतना पोटेंशियल हो जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन यहां से क्रिएट होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होने के कारण ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब ये लेड डाइऑक्साइड प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं तो ये लेड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात यहां पर आके रिएक्शन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ देखें, वही होता है सल्फेट आयन के साथ। ये जो सल्फेट आयन क्रिएट होता है H2SO4 से, ये सल्फेट आयन चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो ये नेगेटिव प्लेट तक पहुंच नहीं पाते हैं और नेगेटिव प्लेट तक चूंकि ये पहुंच नहीं पाते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल में भी जो केमिकल रिएक्शन है ये बंद हो जाता है। अर्थात अब इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब ये बदलने वाला है नहीं और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे E या एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं। सो ये है EMF अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम में एक फोर्स अपीयर कर रहा है पर यह फोर्स नहीं है, यह है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसे, इन दोनों प्लेट्स को अगर हम एक सर्किट से जोड़ दें, तो इसे हमने जोड़ दिया एक सर्किट के साथ और इस सर्किट में हमने कुछ लोड भी दिया, तो ये सर्किट जोड़ने के कारण देखिए चूंकि ये प्लेट ये हायर पोटेंशियल में है, ये है हायर पोटेंशियल में, और ये जो दूसरा प्लेट है ये है लोअर पोटेंशियल में, तो करंट का फ्लो होगा। हमें पता है करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। दूसरे शब्दों में कहे तो चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है और इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां हुआ करंट का फ्लो। अब देखिए जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू किया, इन प्लेट्स का जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल घटने लगा, अर्थात लेड डाइऑक्साइड प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल घटने लगा और लेड प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल घटने लगा। जैसे ही पोटेंशियल्स घटने लगे, अब फिर से ये आयंस, हाइड्रोजन आयन तथा सल्फेट आयन फिर से उन प्लेट्स तक पहुंचने लगे और फिर से रिएक्शन शुरू हो गया, अर्थात करंट का फ्लो भी जारी रहा और चार्जेस का एक्यूमुलेशन इन दोनों प्लेट्स में ये भी जारी रहे। चूंकि रिएक्शन शुरू हो गया है तो क्या इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अब भी ईएमएफ ही रहेगा? यहां पर देखिए दो प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। पहला तो चार्ज का एक्यूमुलेशन जो कि हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन से इन दोनों प्लेट्स तक पहुंच रहे हैं। दूसरा डिस्चार्जिंग, अर्थात ये जो चार्ज का जो डिफरेंस है ये घट रहा है, ये पोटेंशियल घट रहा है। सो क्या इन दोनों प्रोसेसेस का रेट एग्जैक्टली सेम है? मेरा कहने का मतलब यह है, अगर करंट फ्लो होना शुरू हो जाए और मान ले 1 सेकंड में ये क्यू चार्ज ड्रॉ कर रहा है पॉजिटिव प्लेट से, तो हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज ड्रॉ कर रहा है पॉजिटिव प्लेट से, तो क्या प्लस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा 1 सेकंड में इस प्लेट में? तो इसे समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस में रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, अर्थात इन दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस को, और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे चार्ज के एक्यूमुलेशन का रेट को।
तो चार्ज एक्यूमुलेशन रेट अर्थात चार्ज के जमा होने का रेट, एक्यूमुलेशन रेट। यहां पर देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होगा, हम मान रहे ये जो पॉइंट है ये है ईएमएफ। सो इस पॉइंट में, इस स्थिति में जो चार्ज का एक्यूमुलेशन रेट होगा वो रेट होगा 0, इसीलिए हमने उसे यहां पर प्लॉट किया है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0 अर्थात दोनों प्लेट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, उस स्थिति में चार्ज का एक्यूमुलेशन रेट ये होगा मैक्सिमम। अब इंटरमीडिएट स्टेट में अर्थात इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ना तो 0 है और ना ही ईएमएफ है, उस स्थिति में जो चार्ज का एक्यूमुलेशन रेट होगा वो 0 से मैक्सिमम के बीच होगा। तो ये जो कर्व होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, वो कुछ इस तरह का भी बन सकता है और वो कुछ ऐसा भी बन सकता है। लेकिन हम केस को सिंपल रखते हुए, क्योंकि हमें फंडामेंटल चीजें समझना है, तो केस को सिंपल रखते हुए हम इसे एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। और इसी तरह से हम डिस्चार्ज का जो रेट है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो चार्ज प्लेट से बाहर जाएगा अर्थात चार्ज जो जमा हुआ है वो चार्ज घटेगा प्लेट से। तो उस डिस्चार्जिंग के रेट को अर्थात करंट को हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्लॉट करेंगे। तो अब हम डिस्चार्जिंग रेट को प्लॉट करेंगे। सो ये है डिस्चार्ज रेट। क्योंकि डिस्चार्ज रेट यहां पर करंट ही डिस्चार्ज रेट है, तो हम प्लॉट कर रहे हैं करंट को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। हमें पता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमें यहां पर जो कर्व मिलेगा ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो हमने उसे प्लॉट किया ऐसे। और मैं आपको यहां बता दूं, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं ये अगर एंगल थीटा हुआ तो इसका जो, इस लाइन का जो स्लोप होगा अर्थात टेंजेंट ऑफ थीटा, ये होगा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इस एक्सटर्नल सर्किट का। सो यहां पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को गौर से देखें, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा, चलिए इसे हम कह रहे हैं ये है V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे कि अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इन दोनों प्लेट्स के बीच, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इतना हुआ, तो देखिए डिस्चार्ज का रेट जो कि ये पॉइंट इंडिकेट करेगा डिस्चार्ज का रेट, उससे ज्यादा होगा चार्जिंग का रेट जो कि ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। अर्थात चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और चार्ज एक्यूमुलेट होते हुए इस पॉइंट तक पहुंचेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम माने कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इतना है, तो देखिए चार्ज का एक्यूमुलेशन रेट ये पॉइंट उसे दर्शा रहा है और डिस्चार्ज का रेट ये पॉइंट उसे दर्शा रहा है। यहां पर देखिए डिस्चार्ज रेट चार्ज के एक्यूमुलेशन रेट से ज्यादा है, अर्थात इनका पोटेंशियल डिफरेंस घटते जाएगा और घटते हुए वापस इसी पॉइंट तक पहुंचेगा। सो ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये बता रहा है कि अगर करंट, जिसे हम इस स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, अगर करंट इतना हो तो इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ नहीं होगा बल्कि V होगा। और इसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम है, और ये जितना कम है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। अर्थात जब सर्किट जुड़ा हुआ नहीं था तो इन दोनों टर्मिनल के बीच, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल था
सर्किट जोड़ने के कारण वही पोटेंशियल घट गया, और ये जितना घटा उतना पोटेंशियल लॉस्ट हो गया, तो इसीलिए इसे कहा जाता है लॉस्ट वोल्ट, अर्थात जितना वोल्ट पोटेंशियल लॉस्ट हो गया। अब देखिए, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि करंट को बढ़ा के हमने कुछ इतना करंट कर दिया, तो देखिए अब ये पॉइंट दिखा रहा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अर्थात अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अब V ना होके अब ये बन गया मान लीजिए V डैश, तो अब लॉस्ट वोल्ट बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि करंट बढ़ते साथ लॉस्ट वोल्ट बढ़ता है। सो करंट आप बढ़ाएं सर्किट में, करंट जैसे ही बढ़ा इसके कारण लॉस्ट वोल्ट जो है ये भी बढ़ता है। सो मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो लॉस्ट वोल्ट है इसे हम डिनोट करते हैं नॉर्मली VL से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि VL लॉस्ट वोल्ट ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, जबकि ये ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि VL इज इक्वल टू, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह इक्वालिटी साइन लाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लॉस्ट वोल्ट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इनटू करंट। सो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। और साथ ही साथ हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने इससे पहले डिराइव किया, वो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। सो ये हमारा एक इक्वेशन जिसे हम आगे यूज करेंगे, और साथ ही साथ ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन कि लॉस्ट वोल्ट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब देखिए, इस इक्वेशन से आगे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस्ट वोल्ट। अब आगे बढ़ने से पहले हम फिर से उस बैटरी का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इस बैटरी के दो टर्मिनल के साथ एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल सर्किट में वो है कैपिटल R, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जैसे कि हमने कंसीडर किया था वो है RI, और इस सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट से वो है कैपिटल I, और वही करंट वापस आके इस दूसरे प्लेट में वापस आके इंटरनली नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो कर रहा है। अब देखें, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जब हम एक बैटरी के दो टर्मिनल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, तब इसके दो प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल सर्किट में करंट के फ्लो का। तो हम इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे कह सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के जगह हम कह सकते हैं कि यह है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू करंट, और जैसे कि हमें पता है ये लॉस्ट वोल्ट ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट। दोनों ही केस में देखें करंट सेम है। अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि EMF ये बराबर है I को अगर हम राइट हैंड साइड से कॉमन आउट करते हैं तो I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इससे आगे ये भी कह सकते हैं कि किसी सर्किट पे जो करंट फ्लो करेगा जिसका EMF एप्सिलॉन हो और जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस हो R और RI, तो वो करंट होगा EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब देखिए इस इक्वेशन से मतलब क्या निकलता है। इस इक्वेशन से अगर ध्यान से देखें तो यहां एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखें तो इस पूरे सिस्टम में दो रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो कर रहा है, इससे भी आई करंट फ्लो कर रहा है और इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है, अर्थात दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, अर्थात यहां पर आर प्लस आर आई अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, अर्थात ये इस पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस है। तो जब हम करंट के साथ टोटल रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात ये जो ईएमएफ है ये रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे के पूरे बैटरी में और साथ ही साथ उसके एक्सटर्नल सर्किट में करंट के फ्लो के लिए। अब यहां पर हम कुछ एसआई सिस्टम में यूनिट्स देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट्स, सबसे पहले देख लेते हैं ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होगा। ईएमएफ जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका एसआई यूनिट होगा, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, उसी तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका भी यूनिट होगा वोल्ट। उसी तरह से लॉस्ट वोल्ट भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है तो इसका भी वही यूनिट होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस, चूंकि ये एक रेजिस्टेंस होता है तो इसका यूनिट होगा ओहम।